जारी उनके काले कारनामों प्रति जब पर्दा उठा है तो आप लोगों को पता हुआ है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। ये फार्मूला कैसे भूला अपना सार बनाने का, कि जमीन के पैसे कहाँ से दिए गए। संजय गांधी को मारुति कार का प्लांट लगाना था। उनका सपना था कि अपनी कार बनाऊंगा, लेकिन किसी को शायद तब पता भी नहीं था कि कई लोग इस कार के प्लांट की बलि चढ़ने वाले थे। लेकिन संजय गांधी ने कह दिया था, लिहाजा किसानों से रातों रात सैकड़ों एकड़ जमीन खाली करवा ली जाती है। रातों रात लाइसेंस भी बन जाता है और बैंकों से करोड़ों रुपए के लोन भी एकदम मिरेकली अप्रूव हो जाते हैं, जैसे पूरा सिस्टम उनकी जेब में ही था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि संजय के पास कोई पद था ही नहीं, ना वो सांसद थे, ना विधायक और ना ही मंत्री, लेकिन वो भारत की राजनीति में इन सभी से बड़ा वर्चस्व रखते थे। एक बार तो संजय ने एक आर्मी ऑफिसर की कार चुरा ली और एक लड़के को रौंद डाला। फिर जब वो कार मिली तो उसमें एक लड़की के अंडरगारमेंट्स भी थे। हालांकि संजय यहाँ भी नहीं फंसे और यहाँ से भी उन्हें निकाल लिया गया। संजय का वर्चस्व ये था कि उन्होंने लाखों करोड़ों लोगों की नसबंदी का ऑर्डर दे डाला। कहा जाता है कि इमरजेंसी के समय सत्ता में इंदिरा गांधी थी, लेकिन पीछे से सब कुछ संजय ही हैंडल कर रहे थे। इवन उनके एक कॉल पर सारे काम हो जाते थे। फिर एक दिन इंदिरा गांधी की जिंदगी में अचानक तब बदलाव आया जब संजय गांधी ने एक नए नवेले एयरक्राफ्ट को खुद उड़ाने का सोचा और फिर सब कुछ बदल गया। लेकिन यहाँ तक पहुँचने से पहले संजय गांधी की कहानी कहीं और से शुरू होती है। 14 दिसंबर 1946 के दिन इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी के घर एक बेटे का जन्म होता है, जिसका नाम रखा जाता है संजय गांधी। संजय को शुरू से ही चलने फिरने वाले खिलौनों का काफी शौक था। एक बार तो संजय ने अपने किसी दोस्त के घर चलने वाली ट्रेन देखी और घर आकर वैसी ही ट्रेन दिलाने की जिद पकड़ ली। रात का समय था तो सबने कहा कि ट्रेन कल दिला कर लाएंगे, लेकिन संजय नहीं माने। अब नेहरू ने कई जगहों पर रात में ही फोन लगाए और फौरन तौर पर रात में ही दिल्ली की दुकानें छानी गई और आखिरकार संजय की जिद उसी रात पूरी कर दी गई। यही वो पहला हिंट था कि इस बच्चे की हर इच्छा पूरी होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। संजय की शुरुआती पढ़ाई दिल्ली में हुई और इसके बाद फैसला लिया गया कि उन्हें पढ़ाई के लिए देहरादून के वेलहम पुल भेजा जाएगा। लेकिन 7 साल के संजय को बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने के लिए मनाना आसान काम नहीं था। जब संजय 10 साल के हुए तब उनका दाखिला दून स्कूल में करवा दिया जाता है। ऐसे में इंदिरा गांधी ने फैसला लिया कि जब तक संजय का देहरादून में मन नहीं लग जाता तब तक वो देहरादून में ही रहेंगे। लेकिन संजय की काफी तबियत खराब रहने लगी। उन्हें इंदिरा गांधी बार बार देखने जाती थी। कई बार तो साइकोलॉजिस्ट से भी संजय का इलाज करवाया गया। तब साइकोलॉजिस्ट का यही कहना था कि संजय को कई बार मना करना पड़ेगा, यानी उनकी इच्छाएं पूरी करने के लिए उन्हें हर बार उनकी इच्छा पूरी नहीं करनी है, उनकी जिद नहीं मानी। लेकिन नेहरू और इंदिरा ने ये बात नहीं मानी। फिर जिंदगी आगे बढ़ती है और संजय का दाखिला 10 साल की उम्र में दून स्कूल में करवा दिया जाता है। दून स्कूल एक एलिट स्कूल था जिसमें किसी जमाने में अंग्रेजों के बच्चे ही पढ़ा करते थे और भारतीयों को भी वहाँ पर अंग्रेज अपने अनुसार ढालते थे। अब यहाँ पावरफुल और अमीर लोगों के बच्चे पढ़ने आते थे। दून स्कूल में 1 साल तक तो संजय गांधी का कोई दोस्त नहीं बना, लेकिन 1 साल बाद उनके दोस्त बन जाते हैं। संजय के दोस्तों में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे कमलनाथ भी शामिल थे। इन बच्चों का एक ग्रुप बनता है और इस ग्रुप के बच्चे स्मोकिंग करना और चीजें चुराने का काम करने लगे। पत्रकार विनोद मेहता लिखते हैं कि संजय क्लेप्टोमीनिया से पीड़ित थे। ये एक तरह की मेंटल कंडीशन होती है जिसमें पीड़ित चोरियां करता है। संजय को गाड़ियों का शौक था। ऐसे में वो अपने ग्रुप के साथ गाड़ियां चुराते और लंबी सी ड्राइव के बाद वापस उसी जगह पर छोड़ देते। संजय के ये काम स्कूल तक भी पहुंच गए और जल्द ही संजय की शिकायतें इंदिरा गांधी के पास भी पहुंचने लगी और इस कारण उन्होंने संजय को दून स्कूल से निकालने का फैसला कर लिया। इसी बीच 8 सितंबर 1960 के दिन संजय के पिता फिरोज गांधी की हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। संजय अपने पिता फिरोज से काफी करीबी थे। ऐसे में संजय को अपने पिता के जाने के बाद और ज्यादा अकेलापन महसूस होने लगा था। अब संजय का एडमिशन दिल्ली के सेंट कोलंबस स्कूल में करवा दिया जाता है। यहाँ भी संजय की दून स्कूल वाली एक्टिविटीज चालू रही, गाड़ियाँ चुराना और ड्राइव करने के बाद उन्हें छोड़ देना। एक बार तो संजय ने एक आर्मी ऑफिसर की महंगी कार चुरा ली, उसको चलाया और फिर पालम के पास छोड़ दिया। ये वही कार थी जिससे संजय ने एक मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी थी। उस समय ये खबर अखबारों में आने ही वाली थी, लेकिन जिस रात ये सब हुआ उसकी अगली ही सुबह संजय को दिल्ली से कश्मीर भेज दिया गया और लोगों के सामने ये कहा गया कि संजय
संजय तो उस समय कश्मीर में थे, यानी सच्चाई को दबा देना उस दौर का न्यू नॉर्मल बन चुका था। इवन संजय की जब ये कार दूर दराज इलाके में मिली तो उसमें एक लड़की के अंडरगारमेंट भी मिले, लेकिन सवाल कोई नहीं पूछ पाया। इसी बीच एक दिन संजय को दिल्ली में होर्डिंग पर एक मॉडल की पिक्चर दिखती है। ये मेनका आनंद की पिक्चर थी। संजय को मेनका पहली ही नजर में भा गई थी। साल 1973 में संजय और मेनका की पहली मुलाकात मेनका के ही एक कजिन की शादी में हुई। मेनका बताती है कि जब संजय ने उनसे बात करनी चाहिए तो उन्होंने पलटकर कहा, "You are even not introduced." फिर संजय ने मेनका से पूछा कि खाने के पास बहुत लंबी लाइन लगी है, क्या मैं आपकी थाली में से खाना खा सकता हूँ? मेनका ने संजय की तरफ मुड़कर देखा और कहा कि क्या तुम केवल शादी में खाने के लिए ही आए हो? इसके बाद संजय ने मेनका की कजिन से पूछा कि क्या ये लड़की मुझसे शादी करेगी? And then by the evening, he'd asked my cousin who was getting married if he could marry me. और दूसरे ही दिन वो मेनका के घर पहुंचे और उनके परिवार से कहा कि क्या मैं मेनका को घुमाने के लिए ले जा सकता हूं? परिवार ने हाँ कर दिया और इसके एक साल बाद 23 सितंबर 1974 को दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद भी गाड़ियों को लेकर संजय का पैशन बना रहता है, क्योंकि उनका पैशन फिरोज गांधी से उनके पास आया था। इसलिए संजय गांधी 3 साल की अप्रेंटिसशिप के लिए रोल्स रॉयस के प्लांट पर चले गए, लेकिन वहाँ भी संजय का हाल वैसा ही रहा जैसा स्कूली दिनों में था। यहाँ भी वो बिना अप्रेंटिसशिप पूरी किए ही भारत लौटा है। भारत आकर संजय ने पुरानी गाड़ियों की एक वर्कशॉप में काम करना शुरू कर दिया। ये वर्कशॉप थी अर्जुन दास। बाद में यही अर्जुन दास इमरजेंसी के दौरान एक लीड कैरेक्टर के रूप में निकलकर सामने आते हैं। इसके बाद संजय ने फैसला लिया कि वो गुड़गांव के पास एक कार फैक्ट्री लगाएंगे। छोटी गाड़ियों का कॉन्सेप्ट जापान और यूरोप में उस वक्त पहले से ही हो चुका था। भारत में भी सरकार की एक कमेटी इस तरह की कार की जरूरत बता चुकी थी, जिसकी कीमत 6000 के आसपास रखी गई। उस वक्त वैसे तो कई कंपनियों के प्रपोजल आ चुके थे, लेकिन नवंबर 1968 में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट राज्य मंत्री रघुनाथ रेड्डी ने संसद में घोषणा की कि संजय गांधी ने प्रपोजल दिया है। उन्होंने बताया कि रेनॉल्ट, टोयोटा और वैक्सवैगन जैसी विदेशी कंपनियों के भी प्रपोजल आए हैं, लेकिन उनकी सबसे कम कीमत भी 12000 के आसपास है। रेड्डी की यह घोषणा सुनते ही अपोजिशन आग बबूला हो गया। अब जवाब देने की बारी इंदिरा गांधी की थी, तो उन्होंने कहा कि उनका बेटा देश के लिए कुछ करना चाहता है। अगर मैं अपने बेटे को ही इनकरेज नहीं करूंगी तो मैं दूसरे युवाओं को कैसे कुछ करने के लिए इनकरेज कर पाऊंगी। और इस तरीके से संजय गांधी के प्रपोजल को मंजूरी भी मिल जाती है। फिर 1970 में संजय अकेले ऐसे एप्लीकेंट थे जिन्हें लाइसेंस दिया गया था। बस फिर क्या था, फौरन तौर पर हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के ही मुख्यमंत्री बंसीलाल ने संजय गांधी को कार का प्लांट सेट करने के लिए दिल्ली गुड़गांव हाईवे पर 296 यानी 296 एकड़ जमीन देने की बात कही। लेकिन इसमें भी कई दिक्कतें थी। पहले की जमीन खाली ही नहीं थी, वहाँ किसानों और मजदूरों के परिवार पहले से ही रहते थे, और दूसरी जमीन के पास ही एयरफोर्स स्टेशन डंप था और नियमों के मुताबिक इनके 1000 मीटर के दायरे में किसी भी तरह का दूसरा निर्माण नहीं हो सकता था। उस समय विद्याचरण शुक्ला डिफेंस प्रोडक्शन मिनिस्टर थे, लिहाजा संजय गांधी के लिए मंत्री विद्याचरण शुक्ला ने डंप को ही शिफ्ट करवा दिया। दूसरी तरफ बंसीलाल की हरियाणा सरकार ने भी अब जमीन का अधिग्रहण कर लिया और इसमें भी एक घोटाला हुआ, जहाँ सरकार ने किसानों को प्रति एकड़ के हिसाब से सिर्फ 11,000 रुपए का ही भुगतान किया, लेकिन एक्चुअल में उस जमीन की कीमत प्रति एकड़ 40,000 रुपए थी। इस तरह से किसानों से जमीन ले ली गई। लेकिन अब भी संजय की मारुति स्टोरी में और ट्विस्ट आने थे। सरकार के एक मंत्री ने संसद में उस वक्त बताया कि फाइनेंशियल ईयर 1970-71 में संजय गांधी की कुल आय 722 रुपए थी। ऐसे में विपक्षियों ने सवाल पूछा कि आखिर इतनी कम कमाई वाला कोई व्यक्ति मारुति की गाड़ियां कैसे बनाएगा। हालांकि वो ये बात भूल गए थे कि संजय गांधी प्रधानमंत्री के बेटे हैं। 1971 में मारुति लिमिटेड नाम की एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाई जाती है। संजय गांधी इसके मैनेजिंग डायरेक्टर बनते हैं और इस कंपनी में जिन लोगों ने डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया था उनके ऊपर किसी न किसी मामले में जांच भी चल ही रही थी, ज्यादातर इनकम टैक्स से जुड़े मामलों में। इसके बाद संजय ने सरकारी बैंकों से लोन लेना भी शुरू कर दिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक ने संजय को अच्छा खासा लोन दिया। इस पर ब्याज की दरें भी काफी कम रखी गई, यहाँ तक कि गारंटी के तौर पर भी कुछ नहीं लिया गया। लेकिन एक समय के बाद एक ऐसा मोड़ आया जब बैंक संजय गांधी
को लोन भी नहीं दे पाए। रिजर्व बैंक ने भी बाकी बैंकों से मारुति लिमिटेड को लोन देने से इनकार कर दिया। इसी बीच साल 1975 यानी 1975 में देश में इमरजेंसी लगा दी जाती है और इमरजेंसी लगते ही जिन सरकारी बैंकों के हेड संजय को लोन नहीं दे रहे थे उन्हें हटा दिया जाता है। रिजर्व बैंक के गवर्नर और डिप्टी गवर्नर को भी रिटायर कर दिया जाता है और संजय के करीबी के.आर. पुरी को रिजर्व बैंक का गवर्नर बना दिया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि उस समय पुरी को बैंकिंग सिस्टम की कोई जानकारी ही नहीं थी, लेकिन इस तरह देश का पूरा बैंकिंग सिस्टम संजय ने कब्जे में ले रखा था। फिर आता है इमरजेंसी का असली दौर, जब इंदिरा गांधी सत्ता में जरूर थी लेकिन संजय गांधी पीछे से सत्ता चला रहे थे। उस समय के होम सेक्रेटरी N.K. मुखर्जी ने इमरजेंसी लगाने के प्लान का विरोध किया तो उन्हें घोषणा से ठीक आधा घंटे पहले ही उनके पद से हटा दिया गया और इसके बाद संजय गांधी ने मंत्रालयों में सीधा हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। फाइनेंस से लेकर होम मिनिस्ट्री तक सब संजय गांधी के हाथ में था। कहा तो ये भी जाता है कि वो खुद फोन करके सेक्रेटरीज को ऑर्डर देते थे कि कौन सा कॉन्ट्रैक्ट किस कंपनी को देना है। न किसी नियम की जरूरत थी और न ही किसी साइन, सिर्फ संजय गांधी का फोन ही काफी था। दिल्ली में रातों रात झुग्गियों पर बुलडोजर चला दिए जाते हैं, गरीबों को पीटा गया और हजारों लोगों को दिल्ली छोड़कर रातों रात जाना पड़ा। संजय के एक आदेश के बाद देश के मुख्यमंत्रियों में नसबंदी का टारगेट पूरा करने की होड़ भी मच गई। हजारों लोगों को नसबंदी के लिए जबरन उठाया जाने लगा। फिर चाहे कोई खेतों में काम कर रहा हो, दुकान सामान लेने के लिए गया हो या सड़क पर चल ही क्यों ना रहा हो, उन्हें उठाकर नसबंदी करवाने ले जाते। माहौल ये हो गया था कि लोग घर से बाहर निकलने में ही डरने लगे थे। लेकिन वीडियो, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर हो या फिर टीवी, सभी पर संजय गांधी की पॉजिटिव न्यूज ही चलाई जा रही थी और सब कुछ ऊपर से कंट्रोल हो रहा था। उस समय इतनी पावर इंदिरा गांधी के पास भी नहीं थी जितनी संजय गांधी के हाथों में थी, जबकि संजय के पास कोई ऑफिशियल सरकारी पद भी नहीं था। ना वो विधायक थे, ना मंत्री और ना सांसद। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। वो सिर्फ इस देश के प्रधानमंत्री के बेटे थे। इधर मारुति जो संजय गांधी ने शुरू की थी उसकी कहानी कुछ और ही लिखी जा रही। जब लंदन से पत्रकार एंथनी मानकेरस मारुति की फैक्ट्री देखने आए तो उन्होंने लिखा कि फैक्ट्री में गाड़ी बनाने के नाम पर सिर्फ मजाक चल रहा था। उन्होंने बताया कि इंजन बनाने में एक बेसिक खामी थी जिसकी वजह से 4000 किलोमीटर के बाद इंजन ऑयल से लीक होने लगता था। इसके साथ ही उन्होंने देखा कि फैक्ट्री में केवल 20 गाड़ियां ही खड़ी हैं और वो भी अलग थलग पड़ी हुई। एक बार तो तमिलनाडु के मंत्री S.K. महादेव ने ये तक बोल दिया था कि ये कार टीन का डिब्बा है। हालांकि इसके बावजूद मारुति ने सरकारी टेस्ट पास कर लिया था। आरोप लगे कि टेस्ट में मारुति ने कुछ विदेशी इंजन्स का इस्तेमाल किया है, लेकिन मारुति का सफर यहाँ से आगे ही नहीं बढ़ पा रहा था। 1973 में मारुति के कंपनी में कहा गया कि इंजन में समस्याएं आ रही हैं, इसलिए कार का काम कंप्लीट नहीं हुआ। फिर 1974 में बता दिया गया कि प्रोडक्शन ही नहीं हो पा रहा है और फिर 1975 में कहा गया कि धीरे धीरे काम आगे बढ़ रहा है और इस तरह 1977 तक ये सब बहाने चलते रहे। यही नहीं, जो गाड़ी 6000 रुपए में बेची जानी थी शुरुआत में, उसकी प्रस्तावित कीमत भी अब 25,000 तक पहुंच गई थी। जी हाँ, मारुति का काम जो 1 साल के अंदर कंप्लीट होना था 1975 तक भी नहीं हो पाया था। दरअसल संजय ने साल 1974 में ही कहीं ना कहीं ये सोच लिया था कि मारुति अब चलने वाली नहीं है, इसलिए अब तक मारुति के हिस्से का सीमेंट और स्टील सब बेचा जाने लगा था। इसी बीच मारुति टेक्निकल सर्विसेज नाम की एक और कंपनी खड़ी कर ली जाती है और इसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नाम भी पार्टनर के तौर पर दिखाए जाते हैं। मारुति से मिले पैसे इन कंपनी में ट्रांसफर होते रहे। इवन साल 1976 तक संजय का दायरा इतना बढ़ चुका था कि स्टील से लेकर केमिकल्स तक हर जगह उनका असर ही दिख रहा था। उसी दौरान अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने अपनी एक रिपोर्ट में लिखा था कि अगर विदेशी कंपनियों को भारत में कुछ भी बेचना है तो उन्हें पहले मारुति से कांटेक्ट करना पड़ेगा, यानी संजय गांधी से ऑर्डर मिलने पर ही देश में कुछ हो सकता था। लेकिन ये सब हमेशा नहीं चलने वाला था। साल 1977 आता है और सब कुछ बदल जाता है। एक्चुअल में 1977 यानी 1977 में हुए चुनाव में देश की जनता ने संजय और इंदिरा को जवाब दे दिया। अमेठी से खुद संजय गांधी 70,000 वोटों से हार गए और इंदिरा गांधी रायबरेली से हारी। कांग्रेस की 350 सीटें घटकर 154 यानी 154 पर आ गई और पहली बार देश में गैर कांग्रेसी सरकार बनी। उस वक्त जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई, लेकिन सत्ता का नशा यहीं खत्म नहीं होने वाला था। 1980 में कांग्रेस फिर वापस आई, इंदिरा फिर प्रधानमंत्री बनी और संजय अमेठी से सांसद
बन जाते हैं। 3 साल पहले जिस नाम से पूरा देश कांपता था, वही नाम दिल्ली की सत्ता में फिर आ चुका था। ये सब चल ही रहा था कि संजय गांधी के घर में एक खुशखबरी है। 13 मार्च 1980 के दिन मेनका गांधी और संजय गांधी के यहाँ एक बेटे का जन्म होता है। लेकिन इसके 1 महीने बाद ही फिर कुछ ऐसा होता है जिसने इतिहास का पहिया फिर मोड़ दिया। एक्चुअल में संजय गांधी को कारों के साथ साथ एयरक्राफ्ट उड़ाने का भी शौक था। 1976 यानी 1976 में आपातकाल के दौरान उन्हें हल्के विमान उड़ाने का लाइसेंस भी मिल गया था। लेकिन इंदिरा गांधी के सत्ता से हटते ही जनता सरकार ने संजय का लाइसेंस ले लिया था। जब 1980 यानी 1980 में इंदिरा गांधी फिर सत्ता में दोबारा वापस आई तो संजय का लाइसेंस फिर उन्हें वापस दे दिया गया और इन्हीं दिनों दिल्ली फ्लाइंग क्लब में एक नया एयरक्राफ्ट आया था। संजय गांधी इस नए एयरक्राफ्ट को लेकर बड़े एक्साइटेड भी थे और उन्होंने इस एयरक्राफ्ट को चलाया भी था, अपने साथ वो मेनका को भी लेके गए थे। लेकिन इसके बाद कुछ बहुत बुरा होने वाला था। 23 जून 1980 को संजय गांधी दिल्ली फ्लाइंग क्लब के पूर्व इंस्ट्रक्टर सुभाष सक्सेना के साथ सुबह करीब 8 बजे उड़ान भरते हैं। संजय ने रिहायशी इलाके के ऊपर 3 राउंड लगाए। वो चौथा राउंड लगाने ही वाले थे कि अचानक विमान के इंजन ने काम करना बंद कर दिया। एयरक्राफ्ट ने अपना संतुलन खो दिया और जमीन से जा टकराया। बीबीसी के एक आर्टिकल में रेहान फजल लिखते हैं कि कंट्रोल टावर में बैठे विमान को देख रहे लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए जब उन्होंने देखा कि संजय का एयरक्राफ्ट अशोका होटल के पीछे एकदम से गुम हो गया है। संजय गांधी का शव विमान के मलबे से 4 फीट दूरी पर जा पड़ा। खबर इंदिरा गांधी को मिली और वो दौड़ती दौड़ती उस लोकेशन पर पहुंचे। जब एम्बुलेंस जा रही थी तो इंदिरा गांधी खुद एम्बुलेंस में चढ़ जाती हैं और राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचते हैं। वहाँ डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। लेकिन इंदिरा गांधी अब भी नहीं टूटी थी। वो अपने आंसुओं को छिपाने के लिए काला चश्मा लगाकर बैठी थी। सबसे पहले ये खबर मिलते ही अटल बिहारी वाजपेयी और चंद्रशेखर अस्पताल पहुंचे। अटल बिहारी वाजपेयी ने इंदिरा गांधी को सांत्वना देने की भी कोशिश की, लेकिन इंदिरा गांधी ने उनसे पॉलिटिकल चर्चाएं शुरू कर दी। इवन चंद्रशेखर को वो साइड में ले जाकर असम के बारे में बातचीत कर रही थी और उन्हें वहाँ जो भी देखने आ रहा था इंदिरा गांधी उसे ये कह दे रही थी कि तुम्हें जाकर अपना काम देखना चाहिए। इंदिरा गांधी का ये रूप देखकर सभी आश्चर्य में थे। इवन इंदिरा गांधी जब संजय गांधी की बॉडी को ठीक किया जा रहा था यानी उनका पोस्टमार्टम किया जा रहा था तब भी उसी रूम में रही और यहाँ तक वो नहीं टूटी थी। इसके बाद अगले ही दिन नई दिल्ली में यमुना नदी के किनारे शांतिवन के पास संजय गांधी का अंतिम संस्कार किया गया। ये वही जगह है जहाँ नेहरू का भी अंतिम संस्कार किया गया था और जहाँ आगे चलकर इंदिरा गांधी और राजीव गांधी का भी अंतिम संस्कार हुआ। इसके बाद संजय गांधी की अस्थियां इंदिरा गांधी के घर पर लाई जाती हैं और यही वो समय था जब इंदिरा गांधी टूट गई। एक्चुअल में संजय गांधी की अस्थियां देखकर इंदिरा खुद को नहीं संभाल पाई। कुकुल जयकर इंदिरा गांधी की जीवनी में लिखती हैं कि कई दिनों तक इंदिरा बीच रात में ही उठकर संजय को ढूंढने लगती थी। कुछ ही दिनों में उनका हमेशा खिला रहने वाला चेहरा बूढ़ा दिखाई देने लगा था। उनकी आंखों में चारों ओर काले गड्ढे पड़ गए थे। इस तरह संजय की कहानी का अंत बेहद दुखद हुआ। संजय गांधी का नाम देश की राजनीति में आज भी लिया जाता है, लेकिन आज भी कम ही लोग उनकी जिंदगी की असलियत जानते हैं। संजय गांधी की कहानी सिर्फ एक नेता की नहीं बल्कि एक ऐसे बेटे की थी जिसने ताकत के लालच में पूरे देश को अपनी महत्वाकांक्षा की कीमत चुकाने पर मजबूर कर दिया। आप संजय गांधी के बारे में क्या सोचते हैं और इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिर अगली स्टोरी में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।